हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ को कवर करेंगे। तो ये न्यूज़ क्या है? अगर भारत पाकिस्तान पर हमला करता है तो बांग्लादेश को चीन के साथ मिलकर पूर्वोत्तर के 7 राज्यों पर कब्जा कर लेना चाहिए, यूनुस के सहयोगी। तो ये बांग्लादेश से कुछ बयान आ रहे हैं वहाँ के कुछ अधिकारियों को, जिन्होंने ये कहा है कि अगर भारत के द्वारा पाकिस्तान पर कोई हमला किया गया, अभी जो पहलगाम जो हमला हुआ है उसको लेकर जो अटैक हुआ था पहलगाम, उसके बाद भारत अगर कोई पाकिस्तान पर एक्शन लेगा तो बांग्लादेश के कुछ सहयोगी जो हैं, उनके जो अधिकारी, उनका ये कहना है कि चीन के साथ मिलकर बांग्लादेश क्या करेगा, जो भारत की 7 सिस्टर्स जो स्टेट्स आती हैं, नॉर्थ ईस्ट जो राज्य हैं, उन पर कब्जा कर लिया जाएगा। अब देखिए, ये न्यूज़ बहुत सारे न्यूज़पेपर में आ रही है। हमने ये न्यूज़ ख़ास तौर पर जो नव भारत टाइम्स, हिंदू न्यूज़पेपर और भी जो न्यूज़पेपर हैं इंटरनेशनल लेवल के, वहाँ पर से हमने ये न्यूज़ ली है। अब देखिए, वहाँ और भी जगह पर आ रही है कि बांग्लादेश जर्नल ने दी नॉर्थ ईस्ट पर कब्जा करने की धमकी, मतलब धमकी दी जा रही है भारत को। और अब यूनुस सरकार की सफाई आती है इसमें। अब देखिए, सबसे पहले हम बात करें कि ये न्यूज़ चर्चा में क्यों है। जो मेजर जनरल हैं, जो रिटायर्ड हो चुके हैं वहाँ के बांग्लादेश के, ALM फजलुर रहमान ने सुझाव दिया कि अगर भारत पाकिस्तान पर हमला करता है तो बांग्लादेश पूर्वोत्तर भारतीय राज्यों पर कब्जा कर ले। उन्होंने चीन के साथ सहयोग की वकालत की है। बांग्लादेश सरकार ने रहमान की टिप्पणियों से खुद को अलग कर दिया है। अब देखिए, असल में है क्या ये चीज़ कि ये जो हैं यहाँ पर बैठे हुए जो ये हैं ALM जो है फजलुर रहमान है, रिटायर्ड वहाँ के जनरल हैं बांग्लादेश के। तो इन्होंने जो वहाँ के अभी प्रेसिडेंट जिनकी सरकार है अहमद यूनुस की, उनसे ये कहते हैं कि अगर भारत कोई एक्शन लेगा पाकिस्तान पर तो हम चीन के साथ मिल जाएंगे। हम चीन के साथ देकर भारत के जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं, 7 स्टेट्स हैं, उन पर हम कब्जा कर लेंगे। अब देखिए, पूरा मामला है क्या। जो मेजर जनरल रिटायर्ड हैं, उन्होंने फजलुर रहमान ने बांग्ला भाषा में अपने फेसबुक पोस्ट में लिखा है। अब देखिए, ये बात ऐसी नहीं कि सिर्फ उन्होंने बातों बातों में कह दी या किसी भी तरह ऐसे बहकावे में आकर कह दी। ये बात बाकायदा उन्होंने अपने जो फेसबुक है वहाँ पर उन्होंने पोस्ट करी है। इस चीज़ को लेकर उनकी वर्डिंग क्या थी? अगर भारत पाकिस्तान पर हमला करता है तो बांग्लादेश को भारत के 7 पूर्वोत्तर राज्यों यानी कि 7 सिस्टर पर कब्जा कर लेना चाहिए। तो ये देखिए, यहाँ पर हमने ये आपके लिए ये देखिए एक लगाया है, मतलब जो पोस्ट इनकी जो फेसबुक पोस्ट है वहाँ पर आप देख सकते हैं। ये देखिए, ये मंडे को ट्वीट किया था इन्होंने। यहाँ पर उन्होंने बांग्ला भाषा में साफ साफ लिखा है कि अगर भारत पाकिस्तान पर हमला करता है तो चीन के साथ मिलकर हम 7 सिस्टर पर कब्जा कर लेना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा है कि चीन के साथ संयुक्त सैन्य व्यवस्था को लेकर बातचीत शुरू करना जरूरी है। उन्होंने कहा कि वहाँ पर अभी जो मिलिट्री एक्सरसाइजेज होंगी, जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज होती हैं, उसको लेकर भी कुछ ऐसी तैयारियां की जानी अभी अनिवार्य है। रहमान कोई आम रिटायर्ड सैन्य अधिकारी नहीं है। उन्हें मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार ने दिसंबर 2024 में 2009 की बांग्लादेश राइफल्स बगावत में हुई हत्याओं की जाँच के लिए गठित राष्ट्रीय स्वतंत्र आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया था। अब देखिए, 2009 में जो एक वहाँ पर बगावत हुई थी बांग्लादेश में, उसके लिए जो भी हत्याएं हुई हैं उनके लिए एक राष्ट्रीय समिति बनाई गई थी, तो उनके अध्यक्ष उन्हें चुना गया है। ऐसा नहीं कि ये कोई भी ऐसे आम अधिकारी हैं तो इन्होंने जो बात कह दी उसको माना नहीं जाएगा। अब देखिए, वहाँ के एक अधिकारी हैं, अब उन्होंने ऐसी कुछ बात कह दी है तो इससे अब जाहिर सी बात है कि भारत और बांग्लादेश के बीच भी विवाद जो हैं वो बढ़ जाएंगे। इस बयान ने भारत में तीखी प्रतिक्रिया को जन्म दिया है, क्योंकि पूर्वोत्तर भारत का एक संवेदनशील क्षेत्र है। वहाँ जो वो वाला 7 सिस्टर वाला जो एरिया है, आगे हम मैप में देखेंगे, वो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव एरिया है। अगर वहाँ पर हमने पहले भी देखा था कि जो बांग्लादेश है उन्होंने जो चीन है उनको एक एयर बेस बनाने की अनुमति दे दी है, जो कि बिल्कुल सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, जिसको हम चिकन नेक कॉरिडोर कहते हैं, उसके बिल्कुल साथ में। अब देखिए, ऐसी बात है कि जो न्यूज़ से चीज़ सामने आ रही है वो ये है कि बांग्लादेश का झुकाव अब चीन की तरफ बढ़ रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि बांग्लादेश अब चीन के साथ मिलकर भारत के जो भी क्षेत्र, सेंसिटिव जो जोन है, उसको अपने कब्जे में लेने की पूरी कोशिश कर रहा है और आगे भी हो सकता है ऐसा करता रहेगा। भारत एक भारत का संवेदनशील क्षेत्र और पहले से बांग्लादेश के साथ सीमा विवाद चल रहा है, क्योंकि वहाँ का कुछ एरिया जो बांग्लादेश कहता है कि वो हमारा क्षेत्र है, लेकिन जो भारत है वो कहता है कि हमारा क्षेत्र है। और वहाँ पर जो अवैध घुसपैठ आते हैं उनके मुद्दों को लेकर तनाव बना हुआ है। मतलब कुछ ऐसी सीमाएं भी हैं जहाँ से जो भारत में बांग्लादेश के अवैध प्रवासी लोग हैं वो भारत में एंटर होते हैं। रहमान का बयान ऐसे समय आया है जब भारत और पाकिस्तान के
बीच जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद तनाव बढ़ा हुआ है। अब देखिए उन्होंने अब एक अटैक किया पाकिस्तान के, वहाँ जो आतंकवादी थे उन्होंने अटैक किया, तो इससे क्या हुआ, अब जो साथ वाले जो भी नेबर कंट्रीज है सभी का झुकाव किसी का भारत की तरफ है तो किसी का पाकिस्तान की तरफ। अब ऐसा माना जा रहा है कि जो एशिया कॉन्टिनेंट है अब ये भी बहुत बड़े हिस्से में मतलब अलग अलग हिस्सों में बंटने वाला ही है। अब देखिए सेवन सिस्टर्स ऑफ इंडिया कहाँ पर है, हम अच्छे से लोकेशन देख लेते हैं। यहाँ पर आप देखिए सबसे पहले ये है बांग्लादेश की बाउंड्री बनी हुई है, इसके ये इंडिया की बाउंड्री, इसके साथ जो स्टेट्स लगती है यहाँ पर आपको अच्छे से समझ आएगा। ये देखिए मैप है, मैप के साथ यहाँ पर असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, तो ये सेवन सिस्टर्स हैं, आप देख सकते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 एंड 7, तो इसको सेवन सिस्टर्स का नाम दिया जाता है। और जो हमने सिलीगुड़ी कॉरिडोर की बात की थी वो ये देख सकते हैं आप, जो कि वेस्ट बंगाल में है, और वेस्ट बंगाल को जो मतलब भारत के जो बहुत बड़े हिस्से को जो सेवन सिस्टर के साथ जोड़ता है ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर है। और यहाँ पर इसके बिल्कुल पास में ही जो बांग्लादेश है उन्होंने अनुमति दे दी है कि चीन यहाँ पर अपना एयर बेस बना सकता है। अब देखिए जाहिर सी बात है, जब भारत के बिल्कुल बाउंड्री के साथ ही कुछ ऐसा एयर बेस या कुछ ऐसे एक्सरसाइज की जाएंगी तो इससे साफ साफ दिख रहा है कि भारत के जो क्षेत्र हैं उसको अभी मतलब बहुत ही ज़्यादा खतरा है। अब देखिए इसके बाद क्या होता है कि यूनुस सरकार की एक सफाई आती है, वो अपने बयान में कुछ और कह देते हैं। वो कहते हैं कि बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने इस बयान को खुद से अलग कर दिया, मतलब वो कहते हैं हमारा इस बयान से कोई लेना देना नहीं है। सरकार ने कहा कि फजलुर रहमान का बयान उनकी निजी राय है, मतलब उनकी जो भी पर्सनल उनके जो ओपिनियन है वो है, इसमें सरकार की कोई मिली भगत नहीं है और सरकार के आधिकारिक रूप को प्रतिबिंबित नहीं करता है। यूनुस सरकार ने यह भी कहा है कि बांग्लादेश भारत के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है, मतलब भारत के साथ मतलब कुछ संबंध बनाने के लिए बहुत मतलब ऐसा है कि भारत के साथ वो संबंध बनाने के लिए तैयार है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि ये टिप्पणियां बांग्लादेश सरकार की स्थिति या नीतियों को नहीं दर्शाती हैं और इसलिए सरकार किसी भी रूप से या तरीके से इस तरह की बयानबाजी का समर्थन नहीं करती है। जो विदेश मंत्रालय हैं वहाँ के बांग्लादेश के, उन्होंने ऐसा कहा है कि ये जो टिप्पणियां आ रही हैं किसी भी अधिकारी के द्वारा या किसी भी ऑफिसर या किसी भी नेता के द्वारा, तो इनसे हमारा कोई लेना देना नहीं है, हम पूरी तरह से मतलब हम समर्थन करते ही नहीं है। तो वो साफ साफ इस बात से उन्होंने मना कर दिया है। अब देखिए मोहम्मद यूनुस है जो उनका पहले भी एक बयान आ चुका है। ये विवाद उस समय और गहरा हो गया था जब मोहम्मद यूनुस ने भी पूर्वोत्तर भारत राज्यों को लेकर एक टिप्पणी की थी। तो इससे पहले जो मोहम्मद यूनुस, ये देखिए आप इनकी पिक्चर देख सकते हैं, ये है वहाँ के अभी प्रेसिडेंट। तो उन्होंने जो अभी कहा है कि पूर्व उत्तर भारत जो है मतलब नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं जो सेवन सिस्टर्स हैं उनको लेकर कुछ पहले भी इन्होंने टिप्पणियां की थी। वो टिप्पणियां क्या थी, उन्होंने लास्ट मंथ में उन्होंने बीजिंग यात्रा की थी और वहां पर उन्होंने पूर्वोत्तर भारत को लैंड लॉक्ड क्षेत्र बताया था। उन्होंने कहा कि इसकी कोई भी बाउंड्री जो है वो सी के साथ नहीं लगती है, समुद्र के साथ, तो वो एक लैंड लॉक स्टेट्स हैं जो सेवन सिस्टर्स हैं। और बांग्लादेश को इस क्षेत्र के लिए समुद्र का एकमात्र संरक्षक बताया, मतलब वो खुद को एकमात्र मालिक बताता है कि इस क्षेत्र का मैं अकेला ही वहाँ पर जो एक मतलब मेरी मोनोपोली है वहाँ की जो समुद्र का क्षेत्र है। उन्होंने चीन को बांग्लादेश में अपना रणनीतिक नेटवर्क बढ़ाने के लिए भी आग्रह किया है। मतलब अब देखिए हमने देखा था पीछे भी उन्होंने एयरबेस बनाने की अनुमति दे दी, मतलब अब चीन को अपने क्षेत्र में आने की अनुमति दे रहा है। इस बयान को भारत में खतरनाक माना गया था और इसकी आलोचना भी हुई थी। दबाव बढ़ने पर यूनुस के विशेष तत्व ने सफाई दी थी कि उनके बयान को गलत संदर्भ में लिया गया। एक बार में अब देखिए ये कोई ना कोई बयान सामने रख देते हैं, फिर उसके बाद खुद मुकर जाते हैं पूरी तरह से कि हमने ऐसा कुछ नहीं किया है। तो अब इन्होंने जब ऐसी कोई बात की थी तो वहाँ के जो विशेष तत्व मतलब जो होते हैं ना राजदूत होते हैं, तो उन्होंने साफ मना कर दिया कि हमारा ऐसा मतलब जो भी उन्होंने बयान दिया उसको गलत तरीके से आप लोगों ने सोच लिया है। अब देखिए इससे क्या हो रहा है कि भारत बांग्लादेश के संबंधों पर कुछ असर पड़ रहा है। हालांकि पहले भी थोड़ा बहुत असर था लेकिन अब ज़्यादा दीवार देखने को मिलेगी। शेख हसीना की सरकार अगस्त 2024 में गिरने के बाद से भारत और बांग्लादेश के बीच संबंध पहले से ही तनावपूर्ण है। तो देखिए जब शेख हसीना की सरकार गिरती है उसके बाद भारत और बांग्लादेश के बीच जो संबंध होते हैं वो थोड़े खराब होने शुरू हो जाते हैं। हसीना सरकार को भारत का करीबी सहयोगी माना जाता था, लेकिन यूनुस के नेतृत्व में बांग्लादेश ने चीन और पाकिस्तान के साथ ज़्यादा जो अपनी दोस्ती बढ़ाने की कोशिश की है। यूनुस सरकार पर भारत में अल्पसंख्यक हिंदुओं के खिलाफ हिंसा को रोकने में विफलता के भी आरोप लगे हैं।
अब देखिए हम बात कर लेते हैं कि भारत और बांग्लादेश के संबंध कैसे हैं। जब जो शेख हसीना की सरकार थी तब संबंध बहुत अच्छे चल रहे थे, लेकिन अब हम देखते हैं कि आज के कॉन्टेक्स्ट में क्या संबंध है। सबसे पहले हम बात करेंगे ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की। 1971 में मुक्ति संग्राम, मतलब 1971 को बांग्लादेश को पाकिस्तान से, बांग्लादेश को आज हम बांग्लादेश कहते हैं, लेकिन इसे पहले पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था और इसे पश्चिमी पाकिस्तान से अलग मतलब आज़ाद किया गया था। दूसरा, शेख हसीना का जब कार्यकाल था 2009 से 24 तक, शेख हसीना के नेतृत्व में भारत बांग्लादेश के संबंधों में बहुत सुधार हुआ है। 2015 में एक ऐतिहासिक भूमि समझौता हुआ था जिससे ने दशकों पुराने जो सीमा विवाद है उसको सुलझा दिया था। मतलब हसीना की जब सरकार थी 2009 से 24 के बीच बहुत सारे ऐसे समझौते, बहुत सारे ऐसे मतलब जो अलायंस की गई थी और उसके बाद कुछ विवादों को बहुत अच्छे से निपटाया गया। अगस्त 2024 में तख्ता पलट होता है। शेख हसीना की सत्ता से हटने और भारत में शरण लेने के बाद संबंधों में तनाव बढ़ता है। हसीना की अवामी लीग सरकार को भारत समर्थक माना जाता था और उनकी अनुपस्थिति में बांग्लादेश में भारत विरोधी भावनाएं बढ़ चुकी थी। अब देखिए आर्थिक और व्यापारिक संबंध क्या है भारत और बांग्लादेश के। व्यापार को लेकर क्या है, बांग्लादेश दक्षिण एशिया में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। 2021-22 में द्विपक्षीय व्यापार $18 बिलियन तक पहुंचा था। 2022-23 में कोविड-19 और रूस यूक्रेन युद्ध के कारण इसमें गिरावट आई है। भारत में बांग्लादेश को कॉटन, बिजली और इंजीनियरिंग सामान का निर्यात होता है और बांग्लादेश भारत को 34% कॉटन निर्यात करता है। मतलब सिर्फ कॉटन ही, कोई छोटी मोटी और भी चीज़ें जो है वो इम्पोर्ट की जाती हैं। ऊर्जा का सहयोग कैसा, भारत बांग्लादेश को लगभग 2000 मेगावाट बिजली निर्यात करता है। हालांकि 2024 में बांग्लादेश में भारत विरोधी भावनाओं के बीच बिजली निर्यात पर कूटनीतिक दबाव की बात सामने आई है। अब देखिए यहाँ पर जो एक्सपोर्ट क्या करता है बांग्लादेश को भारत, कॉटन, अनियन, राइस, मेज, चिली, कोल्जा सीड्स, वीट, टर्मरिक और क्यूमिन सीड्स, तो ये सारे जो एक्सपोर्ट किए जाते हैं। अगर हम बात करें इंपोर्ट की तो वहाँ पर से हम क्या इंपोर्ट करते हैं, जूट एंड जूट की जो प्रोडक्ट्स हैं वो इंपोर्ट किए जाते हैं। उसके साथ ही सैरामिक्स और पॉटरी इंपोर्ट होती है और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स जिसमें क्या आता है, फ्रूट्स आते हैं, वेजिटेबल्स, फिश एंड सी फूड आता है। क्योंकि अगर सी फूड और फिश की हम बात करें तो जो बांग्लादेश का बहुत बड़ा हिस्सा है जो समुद्र के साथ लगता है। अगर हम थोड़ा इतिहास में जाकर देखें तो जो बांग्लादेश आज का बांग्लादेश है तो उस समय पूरा एक ये पश्चिमी बंगाल मतलब बंगाल का क्षेत्र था। तो वहाँ पर क्या था, बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ भूमि थी और वहाँ पर हर एक प्रकार की मतलब फसल उग सकती, उत्पादक हो सकता था। तो इसी वजह से क्या होता है कि वहाँ का जो जब विभाजन होता है उसे पूर्वी पाकिस्तान बनाया जाता है, तो तब बहुत बड़ा हिस्सा जो मतलब बहुत अच्छा क्षेत्र होता है, जो समृद्धि शक्तिशाली क्षेत्र होता है, मतलब उपजाऊ वाला जो भी बड़ा भाग होता है भूमि का, वो बांग्लादेश में चला जाता है, जिससे लेकर बांग्लादेश भारत के साथ कुछ एक्सपोर्ट इंपोर्ट हालांकि करता रहता था। अब देखिए यहाँ पर हम डेटा देख लेते हैं एक बार। ये है 2022 तक का डेटा दिया हुआ है कि जो एक्सपोर्ट है। अब देखिए एक्सपोर्ट, भारत का एक्सपोर्ट ज़्यादा है, इंपोर्ट कम है बांग्लादेश के साथ। इससे क्या पता चलता है कि हमारी स्थिति हालांकि फिर भी सही है। एक्सपोर्ट की अगर हम बात करें 2023 में तो $1.89 बिलियन का एक्सपोर्ट किया है, ठीक है। उसके बाद अगर मतलब ये बांग्लादेश ने किया एक्सपोर्ट, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो ऊपर वाला कॉलम है, सॉरी ये वाला जो कॉलम है, ये क्या करता है कि एक्सपोर्ट बांग्लादेश ने भारत को इतना एक्सपोर्ट किया, लेकिन जो भारत ने बांग्लादेश को किया वो 11.3 बिलियन डॉलर किया है। मतलब हमने फिर भी ज़्यादा एक्सपोर्ट किया है। इसी के साथ ही यहाँ पर जीडीपी भी दी हुई है कि जीडीपी पर कैपिटा जो है वो कितनी उनकी ग्रॉस हुई, मतलब कितनी ज़्यादा उनमें जो भी वृद्धि हुई है, तो ये आप डेटा देख सकते हैं। अब देखिए बांग्लादेश से ट्रेड विद सार्क कंट्रीज़ के साथ भी कुछ बांग्लादेश ट्रेड करता है। यहाँ पर आप देखिए सबसे ज़्यादा ट्रेड इंडिया के साथ करता है बांग्लादेश, मतलब इंपोर्ट और एक्सपोर्ट सबसे ज़्यादा बांग्लादेश इंडिया के साथ, उसके बाद नेपाल, उसके बाद पाकिस्तान, फिर आता है श्रीलंका, उसके बाद भूटान, फिर अफ़गानिस्तान और मालदीव्स। तो ये कंट्रीज़ हैं जिनके साथ बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है। और अगर इंपोर्ट की बात करें तो इंडिया से ही ज़्यादा, इंपोर्ट भी इंडिया से ज़्यादा करता है।
उसके बाद पाकिस्तान, फिर श्रीलंका, भूटान, अफगानिस्तान, मालदीव्स और नेपाल। इन जो मालदीव्स, नेपाल, उनके साथ ना के बराबर ही उनका एक्सपोर्ट होता है। अब देखिए कनेक्टिविटी क्या है, मतलब कनेक्टिविटी बांग्लादेश और भारत की कैसे है आपस में। बांग्लादेश के मोंगला और चट्टोग्राम बंदरगाह तक भारत की पहुंच ने पूर्वोत्तर राज्यों को ढाका के साथ जोड़ा है। मटवारी बंदरगाह, अशुगंज रिवर पोर्ट जैसे प्रोजेक्ट व्यापार को बढ़ावा देते हैं। 2024 में राजनीतिक अस्थिरता के कारण कुछ कनेक्टिविटी परियोजनाएं रुकी थी। भारत और बांग्लादेश के बीच 5 जो रेल संपर्क है वो स्टार्ट किए गए हैं। वो क्या है, सबसे पहला हल्दीबाड़ी, ये भारत में है। यहाँ पर जो भारत की लोकेशन है ये दी गई हुई है और जो बांग्लादेश की लोकेशन है ये है, मतलब रेल संपर्क है। ऐसा है कि भारत के जो हल्दीबाड़ी से लेकर चिलाहाटी तक एक रेल लाइन बिछाई गई है बांग्लादेश में, उसको मतलब संपर्क कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए। पेट्रापोल जो है भारत में, उसको बेनापोल के साथ जोड़ा गया है। गेडे को दर्शना के साथ, सिंहाबाद को रोहणपुर और राधिकापुर को बिरोल के साथ जोड़ा गया है। यहाँ पर अब मैप में देख लेते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ से आती है, ये देखिए कनेक्टिविटी, जो रेल कनेक्टिविटी है यहाँ से आती है, फिर ऐसे बांग्लादेश में, बांग्लादेश की स्टेट्स में, बांग्लादेश में से होकर जो हमारे नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं वहाँ तक जाती है। ये देख लीजिए आप, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये है बांग्लादेश का क्षेत्र। इसमें यहाँ मेघालय में कनेक्टिविटी मिलती है, इधर अलग अलग क्षेत्र में ये बने हुए हैं उनके। अब देखिए विवाद और तनाव के कुछ मुद्दे भी हैं भारत और बांग्लादेश के बीच। अगर हम देखें, सबसे पहले तो विवाद है तीस्ता नदी का, जो पानी का विवाद है, जल विवाद, उसको लेकर। तीस्ता नदी के जल बंटवारे पर 2011 में एक समझौता प्रस्तावित हुआ था, लेकिन पश्चिम बंगाल की आपत्तियां कुछ थीं और इस कारण ये कानून लागू ही नहीं हुआ था। यह दोनों देशों के बीच प्रमुख विवाद बना हुआ है। मतलब अभी भी जो तीस्ता नदी का विवाद है वो भारत और बांग्लादेश के बीच बना हुआ है। इसको एक बार मैप में देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए आप, तीस्ता नदी कौन सी है, ये देखिए, ये आ रही है तीस्ता नदी बांग्लादेश में, यहाँ और यहाँ पर तीस्ता बैरेज बना हुआ है। तो पानी को लेकर बहुत बड़ा मुद्दा है यहाँ पर, ये देखिए। और यहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी आती है जो 7 सिस्टर्स में से होकर, और ये आपस में यहाँ पर मिल जाती हैं। इसकी टोटल लेंथ कितनी है, 110 किलोमीटर। और इस पर तीस्ता बैरेज जो बना हुआ है वो बांग्लादेश में बना हुआ है। इसके बाद अवैध प्रवास जो हो रहा है, बांग्लादेश से भारत में अवैध प्रवास हो रहा है, विशेष रूप से शरणार्थी, आर्थिक प्रवासी एक संवेदनशील मुद्दा है। सीमा विवाद और सुरक्षा की अगर हम बात करें तो भारतीय सीमा सुरक्षा बल जो BSF है, उसके द्वारा कथित तौर पर बांग्लादेशी नागरिकों की हत्या और सीमा पर तनाव समय समय पर संबंधों को प्रभावित करते हैं। 2025 में पश्चिम बंगाल के मालदा में सीमा पर तनाव की घटनाएं दर्ज की गई थी। अल्पसंख्यक के कुछ मामले हैं। हसीना सरकार के पतन के बाद बांग्लादेश में हिंदू समुदाय पर हमले बढ़े थे और 2025 में हिंदू नेता भावेश चंद्र रॉय की हत्या के कारण भारत में आक्रोश पैदा किया गया। मतलब आक्रोश भारत में अभी बढ़ रहा है, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि जो शेख हसीना की सरकार जब से गिरी है तो वहाँ पर हिंदुओं का जो नरसंहार, मतलब हिंदुओं को मारा जा रहा है। इसी वजह से जो भारतीय लोग हैं उनमें मतलब गुस्से की भावना बढ़ रही है। चीन की बढ़ती भूमिका, अब चीन की भूमिका हम देख ही रहे हैं कि बांग्लादेश के साथ दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। बांग्लादेश में चीन का बढ़ता निवेश विशेष रूप से बुनियादी ढांचे और रक्षा क्षेत्र में भारत के लिए चिंता का विषय है। तीस्ता परियोजना में चीन की संलिप्तता, सिलीगुड़ी कॉरिडोर के निकट उसकी गतिविधियां भारत की सुरक्षा चिंता को बढ़ा रही हैं। तो सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास वो अपना एक एयरबेस बनाना चाहता है। अब देखिए मोहम्मद यूनुस की जो अंतरिम सरकार है उसने क्या कहा है, उसने जैसे ही अपने एक जो सम्मेलन हुआ था उसमें उन्होंने कहा कि लैंडलॉक्ड ये स्टेट्स हैं भारत की, तो वहाँ पर हम अकेले ही संरक्षक हैं। भारत की कूटनीतिक पहल क्या है, दिसंबर 2024 में भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने ढाका का दौरा किया और दौरा करके संबंध सुधारने की कोशिश की थी, लेकिन बांग्लादेश के विदेश सचिव हैं उनके जो उन्होंने रुख अपनाया था भारत के जो विदेश सचिव को लेकर विक्रम मिस्री जी के साथ, तो उन्होंने आलोचना की है। भारत ने अल्पसंख्यकों की सुरक्षा और सीमा पर तनाव को लेकर चिंता भी जताई है। सीमा पर तनाव हमने देखा है, जो भी बॉर्डर के द्वारा जो भारतीय सीमा पर फेंसिंग कार्य पर आपत्ति और मालदा में जो स्थानीय झड़पें हुई हैं उसके कारण बहुत सारे तनाव और भी बढ़ चुके हैं। भारत विरोधी भावनाएं हैं जो बांग्लादेश की, बांग्लादेश में भारत विरोधी नारे और विजय दिवस 16 दिसंबर पर तनाव के संबंधों में कटुता को दर्शाया जाता है।
अब देखिए सांस्कृतिक और जन जन संपर्क क्या है, सांस्कृतिक आदान प्रदान क्या है। इंदिरा गांधी सांस्कृतिक केंद्र बांग्लादेश में योग, शिक्षा और हिंदुस्तानी संगीत प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाता है। भारतीय उच्च योग भारतीय विचित्र पत्रिका प्रकाशित करता है, प्रशिक्षण दिया जाता है। अब देखिए भारत बांग्लादेश के सिविल सेवक, पुलिस, न्यायिक अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान करता है। चुनौतियां और भविष्य में आगे क्या जो भी प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकती हैं भारत और बांग्लादेश के बीच। राजनीतिक अस्थिरता बनी है। पहले तो बांग्लादेश में अंतरिम सरकार और संभावित भारत विरोधी शक्तियों का उभरना संबंधों के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। आर्थिक निर्भरता, बांग्लादेश भारत पर ऊर्जा, व्यापार और कनेक्टिविटी के लिए निर्भर है, लेकिन तनाव के कारण व्यापार में 8% की गिरावट भी देखी गई है। क्षेत्रीय भू राजनीति, बांग्लादेश में चीन और पाकिस्तान की बढ़ती नज़दीकियां भारत के लिए एक चिंता का विषय। सहयोग की संभावनाएं, व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता और बेहतर कनेक्टिविटी के संबंधों को मजबूत करते हैं। आगे की राह क्या होगी इसमें कि सीमा पार से मादक पदार्थों की तस्करी, मतलब जो नशीले पदार्थ हैं उनकी तस्करी होती है। मानव तस्करी से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए दोनों देशों को कानून बनाने चाहिए और ऐसी एजेंसियों को शामिल करना चाहिए जिससे कि जो भी संयुक्त कार्यबल है उसको स्थापित करने की ज़रूरत है। साझा खुफिया जानकारी और समन्वित संचालन से अवैध नेटवर्क को रोका जा सकता है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता और डेटा विश्लेषण का उपयोग करने वाले स्मार्ट सीमा प्रबंधन संसाधनों को लागू करना और सुरक्षा दक्षता सुनिश्चित करते हुए सीमा पार आंदोलनों को सुव्यवस्थित कर सकता है। मतलब अब भारत या अकेला बांग्लादेश इन संबंधों को, जो विवादों को ख़त्म नहीं कर सकता। दोनों देशों को ही दोनों तरफ से कुछ ना कुछ कदम ऐसे उठाने होंगे जिससे कि दोनों देशों के जो विवाद है उनको ख़त्म किया जा सके। और अब हम देख ही रहे हैं कि जो बांग्लादेश के साथ चीन की भागीदारी बढ़ती जा रही है, इससे क्या हो सकता है वो दोनों आपस में मिलकर कुछ ऐसी प्लान बनाना चाहते हो कि जो 7 सिस्टर है भारत की उनको अलग किया जाए और फिर अलग करके वो चाहते हो कि ये पूरा क्षेत्र हम ले लेंगे और आपस में बांट लेंगे, ऐसा भी हो सकता है। तो इससे क्या, अब उनका ये बयान कितना सही है कितना गलत था ये आगे हम अपडेट्स में देखेंगे। तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट न्यूज़ के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।